हेलो दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस बनारस, कोलकाता, सूरत एवं लखनऊ अधिवेशन। महात्मा गांधी ने स्वयं अपना राजनीतिक गुरु किसे माना है? मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। उत्तर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को रत्नगिरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1884 ईस्वी में बीए पास करने के बाद वह रानडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 20 वर्ष तक इसी सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्राध्यापक के रूप में और फिर प्रिंसिपल के रूप में। पहली बार 1889 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह बम्बई में संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अपने राजनैतिक दर्शन के वह सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनैतिक उत्तेजना के बाउंडर में नहीं हो सकता। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बने। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? 1902, 1905, 1906, 1909। उत्तर बी, 1905। 1905 के बनारस अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दीनशाह वाचा। उत्तर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। उत्तर डी, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनैतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था
स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने। उत्तर डी, दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? बनारस अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। उत्तर बी, कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। प्रारंभ स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। उत्तर ए, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। हालांकि स्वराज का लक्ष्य प्रथम बार दादा भाई नौरोजी ने प्रदर्शित किया था। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक ने ही पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उत्तर डी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। कहाँ से? फिन्सबरी से। फिन्सबरी से उदारवादी दल वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और वर्ष 1906 में अध्यक्ष भी रहे। सीवी चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था।
उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। उत्तर डी सत्य नहीं है, जबकि ए, बी और सी सत्य है। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। उदारवादी पार्टी के, अनुदारवादी नहीं, उदारवादी पार्टी के। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? वह पहले भारतीय थे जो अल्फिस्टो कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। उन्होंने एक पत्रिका राष्ट्रगोप्तार का आरंभ किया था। यह पत्रिका गुजराती में थी। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ये सही है। बी, उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार का आरंभ किया था, सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, गलत है। उत्तर सी गलत है। उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 ईस्वी से 1895 ईस्वी तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी, 1893 ईस्वी और 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विट्ठल भाई पटेल। उत्तर सी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिशबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। उन्होंने लंदन प्रवास 1855 से 69 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नामक संस्था स्थापित की थी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? मुंबई, सूरत, इलाहाबाद, लाहौर। उत्तर सी, सूरत। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया।
भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई। मुंबई, सूरत, इलाहाबाद, लाहौर। उत्तर बी सूरत। सूरत में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया, उग्रवादियों और उदारवादियों के रूप में। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.बी. घोष। उत्तर डी। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस के 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में इन संकल्पों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के प्रश्न पर विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्प में नहीं था? बंगाल विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी। उत्तर ए। इन 4 प्रस्तावों में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव शामिल नहीं था, जबकि बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी के प्रस्ताव इनमें सम्मिलित थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर उपर्युक्त सभी। उत्तर डी। उपर्युक्त सभी। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। उत्तर सी 1908। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। उत्तर सी 1907 में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था दादा भाई नौरोजी ने, डफरीन ने, तिलक ने, गांधी जी ने।
उत्तर सी तिलक ने। वर्ष 1960 में 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। उत्तर बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। ये अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, लाहौर में। उत्तर सी लखनऊ में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अंबिका चरण मजूमदार 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए थे। उन्नीस 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने, लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने, एसी मजूमदार ने। उत्तर डी एसी मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में। उत्तर डी 1916 में। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट, एम.ए. जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। उत्तर ए एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादियों, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ था। द्वितीय,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता। उत्तर सी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता कराया था। मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया। कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया। उत्तर ए, मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया गया। लखनऊ समझौते 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने का निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह कौन सा वर्ष था? 1909, 1916, 1931, 1932। उत्तर बी, वह वर्ष 1916 था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? 1906 से 1911, 1916 से 1922, 1917 से 1921, 1940 से 1946। उत्तर बी, 1916 से 1922। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा और वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पूरे मेल स्थापित हुआ था।
महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए थे। उत्तर ए। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे थे, इसलिए यह कथन गलत है। बी। अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच मिलन स्थापित हो गया था, यह सत्य है। महात्मा गांधी को पहली बार चंपारण के सत्याग्रह के संबंध में इसी अधिवेशन में जानकारी दी गई थी राजकुमार शुक्ल द्वारा, इसलिए कथन विकल्प सी भी सत्य है। वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने कहा, 10 वर्षों के दुखद अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों उदारवादियों और उग्रवादियों ने अब यह महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी। उन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।